everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 5 of class 12, that is Principle of Inheritance and Variation. Here we will discuss about some of the very important terms regarding this chapter. So without wasting any time, let's start with our today's session. The very first term that is used here is genetics. So basically it is a branch of science that deals with the inheritance and variation. यानी कि जो जेनेटिक्स टर्म है ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ डील करती है. अब ये जो टर्म थी जेनेटिक्स, इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था विलियम बैटसन ने 1905 के दौरान. अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसके अंदर इनहेरिटेंस और वेरिएशन इंक्लूड किए जाते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन होती क्या हैं. So when we talk about inheritance, it is the passing of characters from the parents to the offspring. यानी कि इनहेरिटेंस के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पेरेंट्स से लेके जो उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी है या जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर पास होते हैं. यानी कि एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हेरिडिटी. और ये जो इनहेरिटेंस है इसी को हम हेरिडिटी भी बहुत बार बोलते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज वेरिएशन. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज़. यानी कि जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं किसी एक स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर. यानी कि अगर हम हमारी बात करें तो हम होमो सैपियन हैं, एक स्पीशी हैं, लेकिन हम भी बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. तो यहाँ पे जो भी वेरिएशन, जो भी डिफरेंसेस हमें एक दूसरे के बीच में देखने को मिल रहे हैं वो सारे वेरिएशन के अंदर टर्म यूज़ होते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय द इनहेरिटेड और द इन्वायरमेंटल फैक्टर. अब वेरिएशन के लिए जो इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं वो भी और कुछ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब यहाँ पे वेरिएशन जो आती है वो नॉर्मली आती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. यानी कि यहाँ जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनके फ्यूजन से जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं जब भी दो पेरेंट्स से प्रोजेनी बनती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स. द जॉर्ज मेंडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स देन इट इज़ टी.एच. मॉर्गन. बहुत बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो टी.एच. की फादर कौन था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, तो इसका सही आंसर होगा टी.एच. मॉर्गन. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंटिस्ट, he was an American scientist and he won the Nobel Prize in 1933. यानी कि ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में. इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया था, डिस्कवरी करी थी लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर की या फिर क्रॉस इनहेरिटेंस की, लिंकेज मैप्स वगैरह की, और उनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर. Factors are the unit of heredity that are responsible for the inheritance of characteristic. यानी ये जो फैक्टर टर्म थी बेसिकली मेंडल ने यूज़ करी थी, और फैक्टर को हम आज के टाइम पे जीन बोलते हैं मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन पे. और ये जो फैक्टर है ये बेसिक यूनिट होती हैं हेरिडिटी की. यानी जो कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक, उसकी ये बेसिक यूनिट होती हैं. The Mendel didn't know about the genes or discover genes, but he did speculate that there were two factors for each basic trait and that one factor was inherited from the each parent. We know now that the Mendel inheritance factor were the genes and more specifically the alleles, the different variants of the same gene. यानी कि जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब उसको जीन के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसको ये पता था कि कुछ है जो कि एक पेरेंट जो एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन के अंदर पास हो रहा है अनचेंज्ड. उसी के बाद जब इनको जो फैक्टर्स हैं इनको जीन टर्म दी गई थी. द नेक्स्ट टर्म इज एलिल. द एलिल्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. यानी कि जो एक जीन है उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम एलिल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हाइट वाले जीन की बात करें, तो यहाँ पे दो एलिल प्रेजेंट होंगी. एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होता है स्मॉल टी. जो कैपिटल टी है वो एक एलिल है और जो स्मॉल टी है वो दूसरी एलिल है. जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगी, एक्सप्रेस करेगी, वेयर एज द स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स द ड्वार्फ प्लांट. यानी कि जो ड्वार्फ प्लांट होंगे उनको स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगी. तो यानी कि एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं.
Talk about the homozygous. So if an organism has two copies of the same allele, then they are also called as the homozygous organisms. यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दो कॉपीज प्रेजेंट हैं सेम एलील की, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस. यानी कि अगर हम हाइट वाले की ही जीन की बात करें, तो यहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास दोनों कैपिटल टी हैं, तो वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा. साथ में हम इसको होमोजाइगस बोलेंगे क्योंकि इसके पास सेम कॉपीज प्रेजेंट है, सेम एलील प्रेजेंट है किसी एक जीन की. वहीं अगर हम या फिर ये दोनों कैपिटल टी होंगे तो भी ये होमोजाइगस हैं, अगर ये स्मॉल टी होंगे दोनों तो भी ये होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें, सो इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज वन कॉपी ऑफ टू डिफरेंट एलील, देन दोज ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास में दो एलील की अलग अलग कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगोट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक तो उनके पास हो गया कैपिटल ए, दूसरा हो गया स्मॉल ए. तो यानी कि यहाँ पे अलग अलग एलील की फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं हेट्रोजाइगोट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऊपर भी हाइट वाले की ही बात करी थी, तो जब हमने बोला कि दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं तो वो होते हैं होमोजाइगोट. लेकिन अगर एक कैपिटल टी आ रहा है और दूसरा स्मॉल टी आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगोट्स. यानी यहाँ पे दो अलग अलग एलील आ रही हैं और जो होमोजाइगोट्स होंगे उनके अंदर सेम एलील आएंगी दोनों. द नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप. It is the genetic makeup of an individual, and these genes help in coding the characteristics that are physically expressed in an organism. Example, the gene for their hair color or the height genes. यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल के जीन लेवल की अगर हम बात करते हैं, तब यहाँ पे जीनोटाइप जो टर्म है वो यूज़ करी जाती है. इट इज़ द सेट ऑफ एलील्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट ही हैज़. यानी कि यहाँ पे जो पूरा जो कौन कौन सी एलील्स प्रेजेंट हैं, कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें उस इंडिविजुअल के जीनोटाइप के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं. और ये जो जीनोटाइप हैं, इनकी जो जीन्स होंगी वो एक्सप्रेस करेंगी जो भी उनके फिजिकल जो भी फीचर्स आएंगे, उनको ये कोड भी करवाती हैं. Whereas when we talk about the phenotype, it is the morphological or the external appearance of an organism. और जो phenotype है उसके अंदर जो उसकी morphological यानी कि उसका जो बाहरी appearance है उसको इंक्लूड किया जाता है जीनोटाइप के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट की बात करें किसी प्लांट के, तो वो टॉल है कि ड्वार्फ है, ये तो होगी उसकी फिनोटाइप. वहीं उसके अंदर कौन सी एलील प्रेजेंट हैं, होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी जीनोटाइप के अंदर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज heterosis. The superiority of the F1 hybrid or the offsprings over both of its parents in the term of yield or some other characteristic. ये जो हेट्रोसिस टर्म यूज़ करी जाती है नॉर्मली तब यूज़ करी जाती है कि जो भी F1 जनरेशन आ रही है, यानी कि जब दो पेरेंट्स का फ्यूजन करवाया जाएगा या फिर उनकी क्रॉसिंग होगी, तो उस टाइम पे उनकी जो प्रोजेनी आएगी, अगर वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर है, दोनों पेरेंट्स से, चाहे वो किसी भी टर्म में हो सकता है, वो यील्ड के लिए हो सकता है यानी पैदावार के लिए हो सकता है अगर हम क्रॉप वगैरह की बात करें, या फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कैटल्स वगैरह की बात करें, तो वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर अगर वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर है, जो F1 प्रोजेनी आई है, तो हम उस कंडीशन को हेट्रोसिस टर्म उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल्फिंग. तो ये जो सेल्फिंग का मतलब सिंपली ये होता है क्रॉस करवाना, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच की क्रॉसिंग होना. The next term is pure line. A breed of animal or the plant in which certain characters appear in the successive generation due to the self-fertilization. प्योर लाइन नॉर्मली हम ये जो टर्म है ये तब इस्तेमाल करवाते हैं जब हम किसी भी एक ब्रीड हो, चाहे वो किसी भी प्लांट की हो या एनिमल की हो, उसके अंदर जो कुछ उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर वो जनरेशन बाय जनरेशन शो होते रहते हैं, तो हम जब भी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनका करवाते हैं, तो नॉर्मली जब 4 से 5 जनरेशन तक वही जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो अपीयर हो रहे हैं या फिर कोई और ब्लेंडिंग वहाँ पे नहीं हो रही है, तब हम उस जो ब्रीड को प्योर लाइन के लिए वहाँ पे टर्म को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग वन ट्रेट. एग्जाम्पल, टॉल एंड ड्राफ. यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये एक ऐसा क्रॉस होता है जो कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में करवाया जाता है किसी भी एक कैरेक्टर या फिर किसी एक ट्रेट को लेके. फॉर एग्जांपल कि अगर हम हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक ले लें,
तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, एक टॉल प्लांट को कंसीडर करेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके अगर हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो मोनो टर्म यूज़ करी जाती है नॉर्मली हमेशा एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। नाउ द लास्ट टर्म इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट विच डिफर इन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। यानी कि जो अब हमने पहले बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जहाँ पे हम क्रॉस करवा रहे थे दो ऑर्गेनिज्म का किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके, लेकिन जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है वहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं दो प्लांट का या दो एनिमल का, जब उनके अंदर हमें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को हम चूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डाइहाइब्रिड वर्ड है इसके अंदर ये जो डाई वर्ड यूज़ हुआ है, ये नॉर्मली जो डाई वर्ड है ये टू जो चीज़ है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे और तब वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्रॉसिंग करवाएंगे। तो यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को हम लेते हैं, वहीं जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।